उस गुंडे जैसे आदमी को मन्नत की ओर हाथ बढ़ाता हुआ देखकर आर्य ने एक झटके से मन्नत का हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींच लिया। मन्नत को अपनी बाहों में भरकर आर्य ने कड़क अंदाज में कहा, हम चल रहे हैं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें हमें पकड़ के ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर आर्य मन्नत का हाथ पकड़कर उसे आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। मन्नत थोड़ी सी घबराई हुई थी, इसीलिए उसने भी कस के आर्य का हाथ पकड़ लिया। कुछ ही देर में वो तीनों एक मंदिर के सामने खड़े थे। आर्य ने अच्छे से चारों ओर नजर घुमा के देख लिया। लगभग 10 से 15 आदमी हाथों में पिस्टल, चैन, हॉकी स्टिक, बैट और भी कुछ औजार लिए टहल रहे थे। देखने में वो लोग कुछ गुंडे टाइप के ही लग रहे थे। उन सबको देखकर आर्य ने मन में सोचा, अगर यह लड़की मेरे साथ नहीं होती तो मैं अकेला ही इन सबको अच्छे से सबक सिखा सकता था। लेकिन अब अगर मैंने कुछ भी किया तो पता नहीं ये सब कैसे रिएक्ट करेंगे। साथ में एक लड़की है, अगर इन लोगों ने गुस्से में इसके साथ कुछ कर दिया तो। नहीं, मुझे शमशेर के आने तक इंतजार करना ही पड़ेगा। आर्य यही सब सोच रहा था कि तभी उसके साथ वाले इंसान की आवाज आती है, चलो अंदर चलो। आर्य और मन्नत उस आदमी के साथ अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो सामने का नजारा देखकर वो दोनों ही चौंक जाते हैं। सामने एक शादी का मंडप लगा हुआ है। उसे मंडप में एक लड़की दुल्हन के लिबास में तैयार बैठी बेतहाशा रोए जा रही है। उस लड़की के सामने एक पंडित डरा सहमा सा बैठा हुआ है। उनसे थोड़ी दूरी पर एक शख्स हाथ में बंदूक लिए कुर्सी लगाकर बैठा हुआ है। उसके दोनों तरफ दो आदमी खड़े हैं। जैसे ही कुर्सी पर बैठे हुए आदमी ने मन्नत और आर्य को देखा तो उसने उन दोनों को लाने वाले आदमी से पूछा, क्या रे कालू, जिस काम के लिए तुझे भेजा था वह काम हुआ कि नहीं? और तू ये अपने साथ किन को उठा के ले आया? कालू, क्या भाई आप अब तक नहीं समझे? आपने जिस काम के लिए भेजा था वही करके आ रहा हूँ, और ये वही है। भाई, क्या तू सच बोल रहा है? यह वही है। कालू, अरे पप्पू भाई, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, आपने ही तो कहा था कि जो भी पहले लड़का मिले उसे ही पकड़ के लेकर आने को। पप्पू भाई, शाबाश मरे शेर, तूने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। इस मनहूस से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। पप्पू भाई के इतना कहते ही वहां पर मौजूद सभी लोग ठहाका मारकर जोर जोर से कर हंसने लगे और वो लड़की और ज्यादा फूट फूट कर रोने लगी। आर्य को तो थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि आखिर में वहां पर चल क्या रहा है, लेकिन मन्नत को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह कभी हैरानी से उन लोगों को देखने लगी तो कभी उस लड़की को। मन्नत को उसे लड़की को ऐसे रोते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने एक नजर आर्य को देखा, जिसने अभी भी उसे वैसे ही पकड़ा हुआ था। इस वक्त आर्य का चेहरा बहुत ही ज्यादा सख्त दिख रहा था। पप्पू भाई बंदूक को अपनी उंगलियों में घुमाते हुए कुर्सी से उठकर आर्य के पास चला आया। उसने आर्य के एकदम सामने आकर कहा, तो ये है मेरे होने वाले जीजाजी? हाँ, कहकर एक बार फिर से वो हंसने लगा और साथ में उसके आदमी भी हंसने लगे। फिर उसने एकदम से अपनी हंसी रोककर आर्य से कहा, चलो होने वाले जीजाजी, अपनी लैला का हाथ छोड़ो और मेरी बहना का पकड़ो। मेरा मतलब है कि जल्दी से जाकर शादी के मंडप में बैठ जाओ। इतना सुनते ही आर्य और मन्नत दोनों ही चौंक गए। मन्नत को बहुत डर लग रहा था। उसने आर्य की ओर देखा, लेकिन आर्य का चेहरा इस वक्त बिल्कुल भावहीन था। उसे देखकर यह समझना मुश्किल हो रहा था कि वो क्या सोच रहा है। तभी आर्य ने एकदम शांत मगर रौबदार आवाज में कहा, ना ही मैं उस मंडप पर बैठूंगा और ना ही मैं उस लड़की से कोई शादी करूंगा। फिर चाहे तुम लोगों जो करना है कर लो।
आर्य के ऐसा बोलते ही वहां मौजूद एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, एकदम चुप। सुना नहीं क्या तूने? भाई ने क्या कहा? तो ज्यादा नाटक नहीं करने का और सीधा जाकर मंडप में बैठने का। समझ गया? आर्य, अगर तुझे इतना ही शौक है तो तू क्यों नहीं बैठ जाता मंडप में? आर्य के इतना कहते ही वो लड़का जो अभी आर्य से बात कर रहा था, उसने आर्य के चेहरे पर एक मुक्का मार दिया। तभी पप्पू भाई जोर से चिल्लाया, लाला, भूल मत, ये हमारे होने वाले जीजाजी है। अरे भाई, अपनी बहन का तो ख्याल कर। फिर पप्पू भाई आर्य का कंधा पकड़कर कहते हैं, पप्पू भाई, बुरा मत मानना जीजाजी, वो क्या है ना, गरम खून है, इसीलिए गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। आप जाओ, जाकर खुशी खशी मंडप पर बैठ जाओ। आर्य, आप मुझसे शादी करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। पप्पू भाई, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन देखो जीजाजी, अच्छे से, प्यार से समझा रहा हूँ, तो समझ जाओ, वरना बाद में तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा। उन लोगों की एक ही बात बार बार सुनकर अब आर्य का सब्र भी जवाब दे गया। वो थोड़ा गुस्से से बोला, मैंने कहा ना कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। एक बार में तुम लोगों को बात समझ में नहीं आता है क्या? आर्य के ऐसे बोलने से पप्पू भाई को भी गुस्सा आ गया। उसने झट से मन्नत के सिर पर बंदूक तान दिया और कहा, हाँ, तो अब बोल जरा, तू क्या बोल रहा था? हाँ, क्या अभी भी तुझे इस शादी से इनकार है? मन्नत इस वक्त डर से कांप रही थी। यह सब इसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कभी भी ऐसा ना तो कुछ देखा है और ना ही कुछ सुना है। लेकिन आज मौत को अपने इतने करीब देखकर वो बुरी तरह से डर गई। डर के मारे वो रोने के साथ साथ कांपने भी लगी। वो एकटक आर्य को ही देख रही थी, जैसे उससे आंखों ही आंखों में विनती कर रही हो कि आर्य उसे बचा ले। मन्नत को ऐसे खुद की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखता देखकर आर्य बेचैन हो उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इधर शमशेर और उसके आदमी भी अब तक नहीं आए हैं। आर्य यही सब सोच रहा था कि तभी पप्पू भाई ने जोर से कहा, लगता है इस लड़की की जिंदगी की रत्ती भर भी कीमत नहीं है, तो क्यों ना मार ही दूं इसे। इतना कहकर उसने ट्रिगर पर हल्का सा प्रेस किया। ऐसा होते ही मन्नत ने कस के अपनी आंखें बंद कर दिया। मन्नत को लगा कि सिर्फ उसे बचाने के लिए तो आर्य कभी भी यह शादी नहीं करेगा। तभी उसे गलत साबित करते हुए आर्य बेचैनी से बोल पड़ा, रुको, रुक जाओ, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम बस उसे छोड़ दो। पंडित जी ने जब आर्य को दुल्हन की मांग भरने के लिए कहा, तो आर्य को न जाने क्या हुआ कि उसने दुल्हन की जगह मन्नत की मांग भर दिया। उसके ऐसा करते ही पप्पू भाई को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो आर्य पर चीखते हुए अपनी बंदूक आर्य की ओर पॉइंट कर देता है। वो आर्य को शूट करने ही वाला था कि तभी अचानक से एक गोली चलती है और सीधा पप्पू भाई के हाथ में जाकर लगती है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ बंदूक नीचे गिर जाता है और वो दर्द के मारे करा उठता है। पप्पू भाई को कुछ समझ में नहीं आया कि अभी अभी क्या हो गया। जैसे ही उसने सामने की ओर देखा तो सामने से कुछ 15-20 हट्टे कट्टे आदमी काले कपड़ों में वहां पर आ गए। उन सब को देखते ही आर्य के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। एक इंसान जो हाथ में बंदूक लिए पप्पू भाई को ही बंदूक के निशाने पर लेकर आगे बढ़ रहा था। आर्य उसके पास गया और इसका कंधा थपथपाते हुए कहा, शाबाश शमशेर, शाबाश। मैं जानता था तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। कुछ पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि आज इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। शमशेर के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा सर। शमशेर अपनी जान दे देगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देगा। शमशेर ने पप्पू भाई के माथे पर बंदूक ताने हुए ही आर्य से कहा।
तुम लोगों को यहाँ के बारे में कैसे पता चला, जबकि मैंने तो इन दोनों का फोन भी ले लिया था? पप्पू भाई थोड़ा हैरान होकर शमशेर से पूछा। पप्पू भाई की बात पर आर्य अपने होठों पर मुस्कान लिए पप्पू भाई के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, वो क्या है ना, जितना बेवकूफ तुम लोग मुझे समझ रहे थे ना, उतना मैं हूं नहीं। तुझे क्या लगा कि मैंने यह शेरवानी, पगड़ी और यह सब तामझाम किस लिए किया? सच में दूल्हा बनकर शादी करने के लिए? अरे बेवकूफ, मुझे तो कभी इस शादी में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। मैं तो बस किसी तरह से वक्त गुजार रहा था, ताकि शमशेर और मेरे बाकी आदमियों को मुझ तक पहुंचाने का समय मिल जाए। लेकिन तुम लोगों ने सोच लिया कि मुझे सच में दूल्हा बनकर शादी करना है। इतना कहकर आर्य जोर जोर से हंसने लगा। आर्य को ऐसे हंसते देखकर लाला ने दांत पीसते हुए कहा, तो तूने हमें बेवकूफ बनाया? लाला की बात पर आर्य ने भी बड़े ही एटीट्यूड के साथ जवाब दिया, अरे बेवकूफ को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तभी लाला उसे गुस्से से पूछता है, लेकिन तुमने यह सब कुछ किया कब? तुम्हारा और इस लड़की का फोन तो अभी भी हमारे पास है। तब आर्यको ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, भले ही मेरा फोन तुम लोगों के पास है, लेकिन मेरे हाथ में जो यह घड़ी बंधी हुई है, यह कोई मामूली घड़ी नहीं। यह एक ट्रैकिंग डिवाइस है, और इसे मैंने तब एक्टिवेट किया जब मैं उस कमरे में तैयार होने गया था। फ्लैशबैक। आले को एक कमरे में जाया गया। एक आदमी ने उससे कहा, ए हीरो, चल अब जल्दी से तैयार हो जा। आखिर तेरी शादी जो है। आर्य, हाँ, हो रहा हूँ। बस इतना बता दे भाई के वॉशरूम कहाँ पर है, वो थोड़ा सा फ्रेश भी हो लेता हूँ। तब उस आदमी ने थोड़ा चीढ़ते हुए आर्य को एक जगह दिखाकर कहा, वो रहा वॉशरूम। अब जा और जल्दी से तैयार होकर आ जा। आर्य को तो जैसे इस पल का ही इंतजार था। उसने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाया और वॉशरूम में चला गया। अंदर जाते ही आर्य ने हाथ पर बंधे उस घड़ी को एक्टिवेट कर दिया और फिर कुछ मैसेज टाइप करके उसने शमशेर को भेज दिया। फ्लैशबैक एंड्स। आर्य के आदमियों ने सभी को अपने कब्जे में ले लिया। तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी भी आ गई। दरअसल आर्य ने जो मैसेज शमशेर को किया था, उसमें उसने पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म करने के लिए बोल दिया था। क्योंकि पुलिस कमिश्नर भी आर्य को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उन्होंने भी तुरंत एक्शन लेते हुए अपना पुलिस फोर्स आर्य की लोकेशन पर भेज दिया। पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस उन लोगों को ले जा रही थी, तभी पप्पू भाई ने रुककर आर्य को देखा और कहा, हमारी इस मुलाकात को हमेशा याद रखना, भूलना मत। तूने पप्पू सिंह से दुश्मनी की है, अब इसका अंजाम भी तो तुझे ही भुगतना पड़ेगा। मैं वापस आऊंगा और तुझे तेरे इस किए का बदला सूद समेत लौटाऊंगा। पुलिस पप्पू भाई और उसके आदमियों को लेकर वहां से चली गई। अब जाकर सभी थोड़ा रिलैक्स होते हैं। वो लड़की जो अब तक मंडप में दुल्हन बनाकर बैठी हुई थी, वह दौड़ कर आती है और आर्य के पैरों में गिर जाती है। यह देखकर आर्य थोड़ा चौंक जाता है। फिर वह खुद को थोड़ा संभाल के उस लड़की को अपने पैरों से हटाता है और उससे पूछता है, आर्य, देखो, अब जब हमारी शादी हुई ही नहीं है, तो फिर मेरा तुम्हें अपने साथ ले जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पर उस लड़की ने हाथों से ना में इशारा करते हुए कहा, नहीं, नहीं, मैं खुद भी आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहती। मैं तो खुद यह शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे इस शादी के लिए मजबूर किया। दरअसल मैं किसी और से प्यार करती हूँ, लेकिन इन लोगों ने उसे कहीं पर कैद करके रखा हुआ है। क्या आप लोग मुझे उसे ढूंढने में मदद करेंगे? प्लीज आप लोग मुझे मेरे प्यार तक पहुंचा दीजिए। इतना कहकर वह लड़की हाथ जोड़कर एक बार फिर से रोने लगी। तभी आर्य ने शमशेर से इशारे में कुछ कहा।
शमशेर भी आर्य की बात समझ गया और सिर्फ 2 आदमियों को छोड़कर बाकी सभी के साथ उस लड़की को वहां से लेकर चला गया। आर्य ने अब जाकर एक चैन की सांस लिया। अब तक किसी की भी नजर मन्नत पर नहीं गई। दरअसल जिस वक्त गोली चली थी, मन्नत ने जोर से चीखकर अपनी दोनों आंखें बंद कर लिया था और अपने दोनों कानों को भी उसने अपने हाथों से ढक लिया था। वो उसी तरह पीछे की ओर जाते हुए एक खंबे से लगकर बैठ गई। अभी भी वो वैसे ही बैठी है। आर्य ने अपने एक आदमी को देखते हुए शांत भाव से कहा, चलो, अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर आर्य जाने वाला ही था कि उसके एक आदमी ने आर्य को रोकते हुए कहा, सर, वो लड़की, और आर्य के पीछे इशारा करके दिखाने लगा। इतना सुनते ही आर्य की आंखें छोटी हो गई और उसने पूछा, लड़की? कौन सी लड़की? कहकर वो भी पीछे मुड़ गया। तभी उसकी नजर मन्नत पर गई। उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, ओह शीट, इसके बारे में तो मैं भूल ही गया। आर्य मन्नत के पास गया और उसे आवाज दी, मन्नत, मन्नत। लेकिन मन्नत को तो जैसे कोई होश ही नहीं है। तभी आर्य ने मन्नत को कंधे से पकड़ते हुए थोड़ा जोर से हिलाया और चिल्लाकर कहा, मन्नत, मन्नत, क्या हो गया है तुम्हें? होश में आओ मन्नत, मेरी बात सुनो। आर्य के ऐसे जोर से हिलाने से अब जाकर मन्नत को होश आया। उसने आंखें खोलकर जैसे ही आर्य को अपने सामने देखा और उसके हाथ को अपने कंधे पर महसूस किया, तो उसने आर्य को झटके से खुद से दूर धकेल दिया। आर्य भी खुद को संभाल नहीं पाया और थोड़ा दूर जाकर गिर गया। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, What the hell is this मन्नत? ये क्या कर रही हो तुम? मुझे धक्का क्यों दिया? तभी मन्नत भी जोर से चीख पड़ी, आपने ऐसा क्यों किया? आर्य, मैंने क्या किया? आपको नहीं पता कि आपने क्या किया? ये, ये, ये क्यों किया? क्यों आपने मेरी मांग भरी? क्यों? मन्नत ने रोते हुए उंगली से अपनी मांग की ओर दिखाते हुए कहा। तभी आर्य ने भी थोड़ा चीढ़ते हुए कहा, ओह कॉमन मन्नत, अब इस बात का इतना भी खींचने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो तुम इतना ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। तुम्हें भी पता है कि जो भी हुआ वो किस सिचुएशन में हुआ था। उस वक्त कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था। मन्नत, सीरियसली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक लड़की से बिना पूछे, बिना उसकी मर्जी जाने, बिना उसकी परमिशन लिए आप उसको मांग सिंदूर से भर देते हो और फिर कहते हो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको पता भी है कि एक लड़की की मांग में सिंदूर भरने का क्या मतलब होता है। आर्य को अब गुस्सा आने लगा। उसने थोड़ा जोर से चिल्लाते हुए कहा, ओह जस्ट स्टॉप ईट मन्नत, क्या तब से मांग सिंदूर किए जा रही हो? क्या लगा रखा है ये सब? और सिंदूर, क्या है सिंदूर? बस लाल रंग ही तो है। वापस जाकर धो देना, बात खत्म। लेकिन नहीं, तुम तो ये सिंदूर एंड ऑल दैट लेकर पीछे ही पड़ गई हो। फिर आर्य एक गहरी सांस लेकर आगे कहता है, एक मिनट, एक मिनट, कहीं तुम ये सब जो हुआ है उससे ये तो नहीं समझ रही हो ना कि अब मैं तुम्हें अपनी बीवी मान लूंगा? अगर तुम ऐसा कुछ भी सोच रही हो ना तो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली मिस मन्नत की ये कोई शादी नहीं है। मैं सिर्फ सिंदूर से मांग भरने को शादी नहीं मानता। इसीलिए तुम भी मेरी कोई बीवी नहीं हो। मैं कभी भी तुम्हें अपनी बीवी नहीं मान सकता। तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। तुमने कभी खुद को देखा भी है तो मेरी बीवी बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और हाँ, वापस जाकर भी इस बात का जिक्र किसी से करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गई? आर्य की बातें मन्नत की कानों में जैसे गरम पिघलता हुआ शीशे की तरह लग रही थी।
वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो तो बस बिना पल के झपकाए आर्य को ही देखे जा रही थी। मन्नत को तो अपनी ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या आर्य सच में यह सब बोल सकता है? उससे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जोर से चिल्ला उठी, बस, बस अब बहुत हुआ। बहुत बोल लिया आपने सर। क्या कहा आपने कि मैं इसे शादी मानकर खुद को आपकी बीवी ना समझूं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इस दुनिया के आखिरी मर्द भी हुए ना, तो भी मैं आपसे शादी कभी नहीं करूंगी। क्योंकि आप जैसे खुदगर्ज, मगरूर, घमंडी, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, जिद्दी इंसान से शादी करने के बजाय मैं खुदकुशी करना ज्यादा पसंद करूंगी। समझे आप? इतना सब कुछ एक ही सांस में कहकर मन्नत कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आर्य कुछ कहने ही वाला था कि मन्नत ने उसे रोकते हुए आगे कहा, और हाँ, वह क्या कह रहे थे आप? कि यह तो बस एक लाल रंग है, धो देने से ही मिट जाएगा। तो ठीक है, अब ऐसा ही होगा। मैं इस सिंदूर को आज यहीं, इसी वक्त धोकर खुद को और आपको इस लाल रंग के बंधन से, इस लाल रंग के रिश्ते से और इस लाल रंग के बोझ से आजाद करती हूँ। इतना कहकर मन्नत अपने चारों ओर देखने लगी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक कुआं दिखा। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से बड़ी ही बेरहमी से अपने आंसू पोंछे और उस कुएं के पास चली गई। उसने कुएं में से एक बाल्टी पानी निकाला और उस पानी को देखते हुए मन ही मन कहा, हे माँ पार्वती, आज मैं जो करने जा रही हूँ, शायद ही कभी किसी सुहागन ने इस दुनिया में ऐसा किया होगा। हे माँ, आज मैंने एक पत्नी के ऊपर एक स्त्री के आत्मसम्मान को चुना है। माँ, जिस आदमी ने मेरी मांग में सिंदूर भरा है उसे इस रिश्ते से इनकार है। वो चाहते हैं कि अपनी मांग में भरी इस सिंदूर को मिटा दूं। तो ठीक है माँ, आपके चरणों में पहनाया हुआ सिंदूर मैं आपके चरणों में ही समर्पित करके जा रही हूँ। कहते हैं औरत की मांग में सजा हुआ सिंदूर उसके पति की जिंदगी की और उसकी लंबे आयु का प्रतीक होता है। लेकिन जिस इंसान ने मारी मांग भरी है, वो खुद नहीं चाहता है कि मैं अपनी मांग में उसके नाम का सिंदूर लगाऊं। इसीलिए मैं अपनी मांग की सिंदूर को आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। अब आप ही उनकी रक्षा करना। मैं चाहे उस इंसान से कितना ही नफरत क्यों न करूं, फिर भी मैं इस बात को नहीं भूल सकती कि वो किसी के बेटे हैं और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से एक माँ की कोख उजड़ जाए। इसीलिए, हे माँ पार्वती, आज से मेरे सिंदूर की और इस इंसान की जिम्मेदारी आपकी हुई। आज से आप ही साए की तरह इनके साथ रहकर इनकी रक्षा करना। हर हर महादेव। मन ही मन माँ पार्वती से प्रार्थना करके मन्नत ने बाल्टी का सारा पानी अपने ऊपर उड़ेल दिया। इसी के साथ उसके माथे का सिंदूर भी उस पानी के साथ बह निकला। वो पूरी तरह से लाल रंग में रंग चुकी थी। आर्य मंदिर के अंदर से ही ये सब देख रहा था। आज वो एक अलग ही मन्नत को देख रहा था। पहले भी उसके और मन्नत के बीच कहासुनी हुई थी, लेकिन आज जैसे मन्नत के तेवर कुछ अलग ही था। हाँ भाई, अब बीवी बन गई है तो बीवियों वाले तेवर भी तो आएंगे ही ना। उसने खुद ही तो मन्नत से इस सिंदूर को मिटा देने के लिए कहा था। तो फिर क्यों इस वक्त उसके दिल में एक खालीपन सा महसूस हो रहा है? इसका जवाब तो उसे भी नहीं पता। वो बिना किसी भाव के मन्नत को ही देखे जा रहा था कि तभी मन्नत भी वापस मंदिर में आ गई। मन्नत ने आते ही कहा, जैसा आपने कहा था, मैंने वैसा कर दिया है। क्या अब हम चल सकते हैं? सर, सर, शब्द पर उसने थोड़ा जोर देते हुए कहा, जैसे कि वो खुद इस बात को पुख्ता कर रही है कि आर्य सिर्फ उसका प्रोफेसर है और कुछ भी नहीं। मन्नत की बात पर आर्य ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया।
मन्नत भी उसके पीछे चल दिया और सभी वापस रिजॉर्ट लौट गए। रिजॉर्ट में इशिका और अनिकेत मन्नत को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे थे। इशिका रिजॉर्ट के गार्डन एरिया में टहलते हुए कहा, यार निक्स, ये मन्नत कहाँ रह गई यार, अब तक आई क्यों नहीं? शांत हो जा ईशु, वो आ जाएगी। और फिर सर भी तो है साथ में। इसी बात का तो डर है। अनिकेत की बात सुनते ही इशिका ने तुरंत उसका जवाब देते हुए कहा। गाड़ी में इस वक्त मन्नत और आर्य एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। मन्नत गाड़ी की खिड़की से एकटक बाहर देख रही थी। आर्य ने एक दो बार उसे चोर नजरों से देखा तो सही, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। आर्य ने मन में कहा, इसीलिए ही मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था। मैं जानता था कि तुम मेरी बात मान जाओगी और खमखा के ड्रामे नहीं करोगी। कुछ ही वक्त में उन लोगों की गाड़ी रिजॉर्ट के अंदर पहुंच गई। इशिका ने जैसे ही मन्नत को गाड़ी से उतरते हुए देखा तो वो दौड़कर उसके पास चली गई। लेकिन मन्नत की हालत देखकर इशिका के कदम वहीं रुक गए। अनिकेत भी इशिका के पीछे ही आ रहा था। जैसे ही उसने मन्नत की हालत देखा तो वो तुरंत मन्नत के पास जाकर उसे बाजू से पकड़ते हुए अपनी ओर घुमा दिया। फिर उसने मन्नत का चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, मन क्या हुआ है तुझे? और तेरी ऐसी हालत क्यों है? तेरे कपड़े, ये तेरे कपड़े गीले कैसे हो गए? क्या तू भीग गई थी? ये सब क्या है मन? कुछ तो बोल। अनिकेत को खुद की इतनी फिक्र करते हुए देखकर मन्नत अब और खुद को नहीं रोक सकी। वो अनिकेत के बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। मन्नत को ऐसे रोते हुए देखकर अनिकेत ने उसे और अच्छे से अपने बाहों में भर लिया तो मन्नत भी और ज्यादा उसके सीने में समा गई। अनिकेत को अब मन्नत की टेंशन होने लगी। वो फिक्र भरी नजरों से आर्य को देखता है, जो कि मन्नत को अनिकेत की बाहों में समाये हुए देख रहा था। इस वक्त उसका चेहरा भावहीन लग रहा था। मन्नत की इस तरह रोने से अब इशिका भी जैसे अपनी होश में वापस लौट आई। वो दौड़कर मन्नत के पास आ गई और उसके माथे को हाथ से सहलाते हुए कहा, मन, कहीं तेरी ऐसी हालत इस इंसान की वजह से तो नहीं हुई है ना? बोल मन। इतना कहकर इशिका गुस्से से आर्य को देखने लगी। तभी अनिकेत ने इशिका से कहा, ईशु, मन को अंदर ले जा। इसकी हालत ठीक नहीं है। इसे जल्दी से ले जा। इतना कहकर जैसे ही वो मन्नत को खुद से अलग करना चाहा तो मन्नत ने अपने दोनों हाथों से उसे और ज्यादा कस के पकड़ लिया और कहा, निक्कू तू भी चल मेरे साथ प्लीज। हाँ मन, मैं आ रहा हूँ। बस सर से कुछ बात करके ही मैं। नहीं निक्कू, प्लीज तू चलना मेरे साथ, मन्नत ने बिल्कुल रोनी सी आवाज में कहा। तो इशिका और अनिकेत दोनों का ही दिल पसीज गया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर इशिका ने आर्य को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, निक्स, चल पहले मन को अंदर लेकर चलते हैं। बाकी सब बाद में देख लेंगे। अनिकेत को भी इशिका की बातें सही लगी, तो उसने भी हाँ में अपना गर्दन हिला दिया और एक बार आर्य को देखकर मन्नत को वैसे ही पकड़कर इशिका के साथ उन दोनों के रूम की ओर चला गया। आर्य बस एकटक मन्नत को ही जाते हुए देखता रहा, जिसने इस वक्त अनिकेत को अपने दोनों हाथों से कसके पकड़ी हुई थी। उसके चेहरे के भाव किसी के भी समझ के बाहर था। उसे तो पता भी नहीं चला कि न जाने कब उसकी हाथों की मुट्ठियां बंध गई। मन्नत को तो अपनी ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या आर्य सच में यह सब बोल सकता है? उससे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जोर से चिल्ला उठी, बस बस अब बहुत हुआ। बहुत बोल लिया आपने सर। क्या कहा आपने कि मैं इसे शादी मानकर खुद को आपकी बीवी ना समझूं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इस दुनिया के आखिरी मर्द भी हुए ना, तो भी मैं आपसे शादी कभी नहीं करूंगी।
क्योंकि आप जैसे खुदगर्ज, मगरूर, घमंडी, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, जिद्दी इंसान से शादी करने के बजाय मैं खुदकुशी करना ज्यादा पसंद करूंगी। समझे आप? इतना सब कुछ एक ही सांस में कहकर मन्नत कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। आर्य कुछ कहने ही वाला था कि मन्नत ने उसे रोकते हुए आगे कहा, और हाँ, वह क्या कह रहे थे आप? कि यह तो बस एक लाल रंग है, धो देने से ही मिट जाएगा। तो ठीक है, अब ऐसा ही होगा। मैं इस सिंदूर को आज यहीं, इसी वक्त धोकर खुद को और आपको इस लाल रंग के बंधन से, इस लाल रंग के रिश्ते से और इस लाल रंग के बोझ से आजाद करती हूँ। इतना कहकर मन्नत अपने चारों ओर देखने लगी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक कुआं दिखा। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से बड़ी ही बेरहमी से अपने आंसू पोंछे और उस कुएं के पास चली गई। उसने कुएं में से एक बाल्टी पानी निकाला और उस पानी को देखते हुए मन ही मन कहा, हे माँ पार्वती, आज मैं जो करने जा रही हूँ, शायद ही कभी किसी सुहागन ने इस दुनिया में ऐसा किया होगा। हे माँ, आज मैंने एक पत्नी के ऊपर एक स्त्री के आत्मसम्मान को चुना है। माँ, जिस आदमी ने मेरी मांग में सिंदूर भरा है उसे इस रिश्ते से इनकार है। वो चाहते हैं कि अपनी मांग में भरी इस सिंदूर को मिटा दूं। तो ठीक है माँ, आपके चरणों में पहनाया हुआ सिंदूर मैं आपके चरणों में ही समर्पित करके जा रही हूँ। कहते हैं औरत की मांग में सजा हुआ सिंदूर उसके पति की जिंदगी की और उसकी लंबे आयु का प्रतीक होता है। लेकिन जिस इंसान ने मारी मांग भरी है, वो खुद नहीं चाहता है कि मैं अपनी मांग में उसके नाम का सिंदूर लगाऊं। इसीलिए मैं अपनी मांग की सिंदूर को आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। अब आप ही उनकी रक्षा करना। मैं चाहे उस इंसान से कितना ही नफरत क्यों न करूं, फिर भी मैं इस बात को नहीं भूल सकती कि वो किसी के बेटे हैं और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से एक माँ की कोख उजड़ जाए। इसीलिए, हे माँ पार्वती, आज से मेरे सिंदूर की और इस इंसान की जिम्मेदारी आपकी हुई। आज से आप ही साए की तरह इनके साथ रहकर इनकी रक्षा करना। हर हर महादेव। मन ही मन माँ पार्वती से प्रार्थना करके मन्नत ने बाल्टी का सारा पानी अपने ऊपर उड़ेल दिया। इसी के साथ उसके माथे का सिंदूर भी उस पानी के साथ बह निकला। वो पूरी तरह से लाल रंग में रंग चुकी थी। आर्य मंदिर के अंदर से ही ये सब देख रहा था। आज वो एक अलग ही मन्नत को देख रहा था। पहले भी उसके और मन्नत के बीच कहासुनी हुई थी, लेकिन आज जैसे मन्नत के तेवर कुछ अलग ही था। हाँ भाई, अब बीवी बन गई है तो बीवियों वाले तेवर भी तो आएंगे ही ना। उसने खुद ही तो मन्नत से इस सिंदूर को मिटा देने के लिए कहा था। तो फिर क्यों इस वक्त उसके दिल में एक खालीपन सा महसूस हो रहा है? इसका जवाब तो उसे भी नहीं पता। वो बिना किसी भाव के मन्नत को ही देखे जा रहा था कि तभी मन्नत भी वापस मंदिर में आ गई। मन्नत ने आते ही कहा, जैसा आपने कहा था, मैंने वैसा कर दिया है। क्या अब हम चल सकते हैं? सर, सर, शब्द पर उसने थोड़ा जोर देते हुए कहा, जैसे कि वो खुद इस बात को पुख्ता कर रही है कि आर्य सिर्फ उसका प्रोफेसर है और कुछ भी नहीं। मन्नत की बात पर आर्य ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। मन्नत भी उसके पीछे चल दिया और सभी वापस रिजॉर्ट लौट गए। रिजॉर्ट में इशिका और अनिकेत मन्नत को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे थे। इशिका रिजॉर्ट के गार्डन एरिया में टहलते हुए कहा, यार निक्स, ये मन्नत कहाँ रह गई यार? अब तक आई क्यों नहीं? शांत हो जा ईशु, वो आ जाएगी। और फिर सर भी तो है साथ में। इसी बात का तो डर है। अनिकेत की बात सुनते ही इशिका ने तुरंत उसका जवाब देते हुए कहा। गाड़ी में इस वक्त मन्नत और आर्य एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी।
मन्नत गाड़ी की खिड़की से एकटक बाहर देख रही थी। आर्य ने एक दो बार उसे चोर नजरों से देखा तो सही, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। आर्य ने मन में कहा, इसीलिए ही मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था। मैं जानता था कि तुम मेरी बात मान जाओगी और खमखा के ड्रामे नहीं करोगी। कुछ ही वक्त में उन लोगों की गाड़ी रिजॉर्ट के अंदर पहुंच गई। इशिका ने जैसे ही मन्नत को गाड़ी से उतरते हुए देखा तो वो दौड़कर उसके पास चली गई। लेकिन मन्नत की हालत देखकर इशिका के कदम वहीं रुक गए। अनिकेत भी इशिका के पीछे ही आ रहा था। जैसे ही उसने मन्नत की हालत देखा तो वो तुरंत मन्नत के पास जाकर उसे बाजू से पकड़ते हुए अपनी ओर घुमा दिया। फिर उसने मन्नत का चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, मन क्या हुआ है तुझे? और तेरी ऐसी हालत क्यों है? तेरे कपड़े, ये तेरे कपड़े गीले कैसे हो गए? क्या तू भीग गई थी? ये सब क्या है मन? कुछ तो बोल। अनिकेत को खुद की इतनी फिक्र करते हुए देखकर मन्नत अब और खुद को नहीं रोक सकी। वो अनिकेत के बाहों में फूट फूट कर रोने लगी। मन्नत को ऐसे रोते हुए देखकर अनिकेत ने उसे और अच्छे से अपने बाहों में भर लिया तो मन्नत भी और ज्यादा उसके सीने में समा गई। अनिकेत को अब मन्नत की टेंशन होने लगी। वो फिक्र भरी नजरों से आर्य को देखता है, जो कि मन्नत को अनिकेत की बाहों में समाये हुए देख रहा था। इस वक्त उसका चेहरा भावहीन लग रहा था। मन्नत की इस तरह रोने से अब इशिका भी जैसे अपनी होश में वापस लौट आई। वो दौड़कर मन्नत के पास आ गई और उसके माथे को हाथ से सहलाते हुए कहा, मन, कहीं तेरी ऐसी हालत इस इंसान की वजह से तो नहीं हुई है ना? बोल मन। इतना कहकर इशिका गुस्से से आर्य को देखने लगी। तभी अनिकेत ने इशिका से कहा, ईशु, मन को अंदर ले जा। इसकी हालत ठीक नहीं है। इसे जल्दी से ले जा। इतना कहकर जैसे ही वो मन्नत को खुद से अलग करना चाहा तो मन्नत ने अपने दोनों हाथों से उसे और ज्यादा कस के पकड़ लिया और कहा, निक्कू तू भी चल मेरे साथ प्लीज। हाँ मन, मैं आ रहा हूँ। बस सर से कुछ बात करके ही मैं। नहीं निक्कू, प्लीज तू चलना मेरे साथ, मन्नत ने बिल्कुल रोनी सी आवाज में कहा। तो इशिका और अनिकेत दोनों का ही दिल पसीज गया। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर इशिका ने आर्य को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, निक्स, चल पहले मन को अंदर लेकर चलते हैं। बाकी सब बाद में देख लेंगे। अनिकेत को भी इशिका की बातें सही लगी, तो उसने भी हाँ में अपना गर्दन हिला दिया और एक बार आर्य को देखकर मन्नत को वैसे ही पकड़कर इशिका के साथ उन दोनों के रूम की ओर चला गया। आर्य बस एकटक मन्नत को ही जाते हुए देखता रहा, जिसने इस वक्त अनिकेत को अपने दोनों हाथों से कसके पकड़ी हुई थी। उसके चेहरे के भाव किसी के भी समझ के बाहर था। उसे तो पता भी नहीं चला कि न जाने कब उसकी हाथों की मुट्ठियां बंध गई। अनिकेत के मना करने पर इशिका भी रुक गई। उन दोनों ने फूड काउंटर से अपना ऑर्डर किया हुआ खाना लिया और वहां से चले गए। आर्य ने भी एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर वो दूसरी ओर चला गया। अनिकेत और इशिका कमरे में वापस आकर देखते हैं कि मन्नत भी अब तक फ्रेश हो गई है। तीनों ने मिलकर अपना डिनर खत्म किया। मन्नत का मन तो नहीं कर रहा था खाने को, लेकिन उसने अनिकेत और इशिका को बुरा ना लगे इसके लिए थोड़ा सा खा लिया। खाना खत्म होने के बाद अनिकेत ने दोनों के साथ थोड़ी देर बात करने की कोशिश की। वो चाहता था मन्नत और इशिका के बीच का मनमुटाव मिट जाए। लेकिन दोनों को ही एकदम चुप देखकर अनिकेत ने उन दोनों को थोड़ा सा समय देने का सोचा और वहां से अपने कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। अनिकेत जैसे ही वहां से जाने को हुआ इशिका भी झट से बेड की दूसरी ओर जाकर लेट गई। जब से इशिका वापस आई है, उसने मन्नत से एक शब्द भी नहीं कहा और वो उसे इग्नोर भी कर रही है। मन्नत ने उसे देखकर एक गहरी सांस छोड़ी और फिर अनिकेत को आवाज लगाते हुए कहा,
निक्कू। जैसे ही मन्नत ने उसे पुकारा, अनिकेत जो दरवाजे तक पहुंच गया था वहीं रुक गया। तो मन्नत ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा, रुको जरा, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। अनिकेत जो अभी भी वहीं पर खड़ा था, उसने मुड़कर मन्नत को देखा। मन्नत की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो सिसकने लगी। उसकी आवाज सुनकर अभिषिका भी उठ गई और आकर मन्नत के पास बैठ गई। मन्नत को ऐसे रोता हुआ देखकर इशिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इशिका ने उसे गले लगाते हुए कहा, अगर तुझे बताने में ज्यादा तकलीफ हो रही है तो तुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इशिका की बात पर मन्नत ने उससे अलग हो गई और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम लोग मुझसे वादा करो कि मेरी बात सुनकर तुम लोग बिल्कुल शांत रहोगे और इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। अनिकेत, ऐसी भी क्या बात है मन जिसे कहने में तू इतना हिचकिचा रही है? तभी मन्नत ने अनिकेत की आंखों में देखते हुए कहा, वो निक्कू, उस दिन जब मैं उस दिन मन्नत से बोला नहीं जा रहा था। उसकी हिचकियां बंधने लगी। इशिका ने एक बार फिर से उसे कसके लगे लगा लिया और उसके पीठ को सहलाने लगी। अनिकेत ने उसे पानी पीने के लिए दिया। दोनों को ही मन्नत की बहुत फिक्र होने लगी। अनिकेत और इशिका एक दूसरे को ही देखने लगे। कुछ देर बाद मन्नत थोड़ी सी शांत हुई। वो एक बार फिर से खुद को संभालते हुए इशिका से अलग हुई। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर कहने लगी, मन्नत ने कहा कि उस दिन जब वो रिसर्च वर्क के दौरान गायब हो गई थी तो आर्य सर ने ही उसे ढूंढा था। और फिर उस दिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसने वो सब कुछ उन दोनों को रोते हुए बता दिया। मन्नत की बात सुनकर इशिका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गुस्से में कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी अनिकेत ने उसे पकड़ लिया। इशिका ने अनिकेत को जोर से धक्का दे दिया और फिर एक बार बाहर जाने लगी। तभी मन्नत ने इशिका को रोकते हुए कहा, रुक जा इशू, तुझे मेरी कसम तू कहीं नहीं जाएगी और ना ही किसी से कुछ भी कहेगी या पूछेगी। इतना सुनते ही इशिका के कदम जहां थे वहीं रुक गए। उसकी हाथों की मुट्ठियां बंध गई। वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। इशिका मुड़कर मन्नत के पास वापस आई और खींचकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। मन्नत हैरानी से बस इशिका को ही देखने लगी। अनिकेत जोर से चिल्लाया, इशू, तो इशिका ने भी उतनी ही तेज आवाज में अनिकेत को अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, जस्ट शट अप अनिकेत, डोंट यू इवन डेयर टू से अ सिंगल वर्ड, सो जस्ट कीप योर माउथ शट डॉट। और तू नहीं चाहती है कि मैं उस कमीने इंसान को कुछ भी कहूं? क्यों तू उसे बचाना चाहती है? क्यों तू मुझे रोक रही है? बोल, कहीं तू उसे सच में अपना पति तो नहीं मानने लगी है ना? हाँ, मन्नत, बोल ना, कहीं तू सच में उस कमीने इंसान को अपना पति तो नहीं मानने लगी? बोल मन, कुछ तो बोल। इशिका ने लगभग चिल्लाते हुए ही मन्नत को उसके कंधे से पकड़कर जोर से हिलाते हुए पूछा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नफरत है मुझे उस इंसान से। नफरत? सिर्फ नफरत करती हूं मैं, सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत डॉट। इशिका की बातें उससे और सुना नहीं गया। उसने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से ढक लिया। उसने रोते हुए ही कहा और कहते कहते ही वो अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। वो अब फफक कर रोने लगी। अनिकेत जो अब तक उन दोनों को ही देख रहा था, उसने जल्दी से मन्नत के पास जाकर उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। मन्नत अब रोने की वजह से अब बुरी तरह से कांपने लगी और अनिकेत उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा। इशिका को भी आज खुद पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने भी आज मन्नत को रुला दिया।
वो मन्नत की ओर देखे बिना ही बालकनी में चली गई। कुछ ही देर में मन्नत शांत हो गई। अनिकेत को उसकी सांसें भरी होती हुई महसूस हुई। उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसने देखा कि मन्नत सो चुकी है। पूरे दिन की थकान और ज्यादा रोने की वजह से मन्नत को जल्दी ही नींद आ गई। अनिकेत ने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पे लेटा दिया। फिर उसे ब्लैंकेट से ढक दिया। फिर वो बालकनी में गई तो देखा कि इशिका एकटक बस आसमान में ही देखे जा रही है। उसने जैसे ही इशिका के कंधे पर हाथ रखा तो इशिका पलटकर उसके सीने से लग गई और अब वो भी फूट फूट कर रोने लगी। अनिकेत उसके माथे और पीठ को तब तक सहलाता रहा जब तक वो शांत नहीं हो गई। कुछ देर बाद इशिका अनिकेत से अलग हो गई। अनिकेत, अब ठीक है तू? इशिका, हम्मा, आज मैंने भी मन को रुला दिया, है ना? क्या मैं बहुत बुरी दोस्त हूँ नीक्स? बोलना। इस पर अनिकेत ने इशिका का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि तू तो इस दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त है। तभी तो चोट तेरे दोस्त को लगी और दर्द तुझे। हाँ, अब तू ही बता, तू बुरी कैसे हुई? अनिकेत की बात पर इशिका ने कुछ नहीं कहा। वो बस सिर झुकाकर खड़ी रही। अनिकेत उसे कंधे से पकड़कर कमरे के अंदर ले आई और उसके सामने आते हुए कहा, ईशु, जो हुआ है उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए उसे भूल जाने में ही हम सबकी भलाई है। लेकिन हमें अब आगे से यह भी ख्याल रखना होगा कि उस घटिया इंसान का साया भी मन्नत पर ना पड़े। हम अब से मन्नत का हमेशा ही ख्याल रखेंगे, हम्मा। तब इशिका ने भी अनिकेत की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, अब से मैं भी उस इंसान को मन के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। इस पर अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अब चल तू भी सो जा। रात बहुत हो गई है, तो मैं भी चलता हूँ। अगर अभी भी मैं अपने कमरे में नहीं गया तो मेरे रूममेट्स कहीं मुझे ही ना ढूंढने निकल पड़े। इस पर दोनों ने ही हंस दिया। फिर अनिकेत उनके रूम से निकल गया। फिर इशिका भी फ्रेश होकर सोने चली गई। रूम की हल्की रोशनी में जब उसने मन्नत का चेहरा देखा तो उसे मन्नत के गाल पर उसके उंगलियों के निशान दिखाई दिए। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। वो वापस उठकर अपने बैग से एक ऑइंटमेंट लेकर आई और मन्नत के गाल पर लगाने लगी। नींद में भी उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रही थी। इशिका ने रोते हुए ही कहा, सॉरी मन, आई एम वेरी सॉरी। मुझे माफ कर दे। मैंने आज तुझ पर हाथ उठाया, पर वादा है तुझसे मेरा, आज के बाद से उस हैवान को तेरे करीब कभी नहीं आने दूंगी। आई एम सॉरी। इतना कहकर वो मन्नत के गले लगकर सो गई। कुछ देर बाद बाकी को लड़कियां भी कमरे में आ गई। फिर सभी सो गए। आर्य बहुत देर से ही अपने रूम में लैपटॉप पर कुछ काम करने कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा था। बार बार उसके आंखों के आगे मन्नत का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा ही आ रहा था। उसकी वो लाल आंखें, वो लाल चेहरा आर्य किसी भी तरह से अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। ऊपर से मन्नत की कही हुई वो बात, मैं आपको इस लाल रंग से आजाद करती हूँ, रह रहकर उसके कानों में गूंज रही थी। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो अनजाने में ही अपने दिल की जगह पर हाथ से सहलाते हुए खिड़की के पास गया और अपने आप ही कहने लगा, ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? जरूर यह सब उस लड़की के काले जादू का ही असर है। तभी तो अब तक मेरे दिमाग से जा नहीं रही है वो। ऊपर से पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं अपना कुछ बहुत कीमती, बहुत खास चीज यहाँ भूल कर जा रहा हूँ। मैं तो अपना ऐसा कोई भी कीमती सामान यहाँ लाया ही नहीं, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्या भूल रहा हूँ मैं? एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। उफ़!
छोड़ आर्य, लगता है ये सब दिन भर की भागा दौड़ी की वजह से हो रहा है। चल सो जाते हैं। सुबह तक सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। खुद से ही यह सारी बातें करके वो भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। मन्नत की नींद खुल गई। उसने देखा कि इशिका किसी बच्चे की तरह उससे लिपटकर सो रही है। ये देखते ही मन्नत के होठों पर मुस्कान खिल गई। उसने मन ही मन कहा, सॉरी इशी, अब से तुझे शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। अब से तू एक अलग मन्नत को देखेगी। अब से मैं उस इंसान से बिल्कुल भी नहीं डरूंगी और उस इंसान का डट कर सामना भी करूंगी। उस इंसान के लिए मैं कभी अपने कीमती आंसू नहीं बहाऊंगी, क्योंकि अब मुझे भी पता है कि वो इसके लायक ही नहीं है। खुद से ही इतना कहकर मन्नत भी इशिका से अच्छी तरह लिपटकर फिर से सो गई। Guys, like the story and subscribe my channel. Thank you for listening.